हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज के इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। कई विधाओं में इसको बांटा गया है। अगर एक ही वीडियो में सारी विधाओं को कवर किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और समझने में भी काफ़ी मुश्किल होगा। बची हुई विधाओं को हम मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो बनाकर भविष्य में कवर करेंगे। पार्ट 1 में आज हम कवर करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की बोलियां और मध्य प्रदेश के साहित्यकार, जिसे हम मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बोलियों में। देखिए, आप मैप पे ये देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ ब्रज लिखा है, बुंदेलखंड लिखा है। ये सारे क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में ये सारी बोलियां बोली जाती हैं। मैं आपको यहाँ से सब समझाती जाती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है? अब अपन मैप में देखते हैं बुंदेलखंड। देखिए यहाँ है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बोली जाती है बुंदेली भाषा, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं? टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली भाषा बोली जाती है। और बुंदेली भाषा जो है शौर्य सेनी की अपभ्रंश भाषा है। इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि बुंदेली भाषा शौर्य सेनी की अपभ्रंश भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं बघेली भाषा जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये देखिए, यहाँ है बघेलखंड। बघेलखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? बघेली भाषा बोली जाती है। कौन कौन से जिले आते हैं? रीवा, शहडोल, सीधी, सतना। इन जिलों में बघेली भाषा बोली जाती है। अगला देखते हैं मालवी। ये देखिए यहाँ है मालवी किन किन जिलों में बोली जाती है? उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, भोपाल। इन सब जिलों में मालवी भाषा बोली जाती है। अगला देखते हैं निमाड़ी। देखिए, इस क्षेत्र को निमाड़ कहा जाता है। पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, खंडवा, खरगोन को कहा जाता है। तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, इन तीनों जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? निमाड़ी भाषा बोली जाती है। अगला देखते हैं ब्रज, ठीक है। ब्रज जो है, ये देखिए, ये है ब्रज। यहाँ है यूपी में है मथुरा की भाषा है ब्रज, ठीक है। तो वहीं से जो है फैक्टेड होके जो है ये उत्तरी जिलों में ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और भिंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। इस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। अगली देखते हैं भदावरी भाषा जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है? भिंड, मुरैना और ग्वालियर में बोली जाती है। अगली देखते हैं जादो माटी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है मुरैना और श्योपुर में। अगली देखते हैं पंचमहली कहाँ बोली जाती है? ग्वालियर में। सर्वाधिक प्रयुक्त बोली है वहां की ग्वालियर की पंचमहली। अगली देखते हैं जटवारी भाषा कहाँ बोली जाती है? गोहद से मुरार तक, मतलब भिंड है, यहाँ भिंड है, भिंड से लेकर ग्वालियर तक जो है इस क्षेत्र में जटवारी भाषा बोली जाती है। इसके बाद देखते हैं सिकरवारी भाषा कहाँ बोली जाती है? मुरैना में बोली जाती है। कछवाई धारी भाषा कहाँ बोली जाती है? ग्वालियर में। इसलिए बोली जाती है कछवाई शासकों की वजह से, वहाँ कछवाई शासक थे, रहा करते थे कुछ समय, तो उसी वजह से वहां पर कछवाई धारी भाषा बोली जाती है। अगली देखते हैं तौरधारी भाषा कहाँ बोली जाती है? मुरैना में बोली जाती है। तोमर क्षत्रियों के बाहुल्य की वजह से मुरैना में तौरधारी भाषा बोली जाती है। अगला देखते हैं लोधधारी भाषा कहाँ बोली जाती है? भिंड में बोली जाती है। और रजपूती भाषा कहाँ बोली जाती है? वो भी भिंड में बोली जाती है। पवारी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये गुजराती और मराठी का सम्मिश्रण है। पवारी भाषा जो है गुजराती और मराठी का सम्मिश्रण है, ठीक है। और कोरवी भाषा कहाँ बोली जाती है? कोरवी एक्चुअली जो है वर्तमान हिंदी की पूर्व बोली है। जो वर्तमान हिंदी हम बोलते हैं, पहले उस भाषा को क्या कहा जाता था? कोरवी कहा जाता था।
मध्य प्रदेश की बोलियों को समझते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार। देखिए, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को हम 3 चरणों में समझेंगे। मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार और मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार। सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाकवि कालिदास से। ठीक है, महाकवि कालिदास जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। कुछ किताबों में आपको उज्जैन मिलेगा, वैसे कुछ निश्चित जगह दी नहीं गई है। इस कुछ निश्चित नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, इसीलिए अगर ऑप्शन में उज्जैन है तो आप उज्जैन लगा लेंगे, वैसे कुछ निश्चित नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं महाकवि कालिदास के बारे में। महाकवि कालिदास जो थे उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। एक एक पॉइंट इसका बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझते चलिएगा। तो महाकवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो उज्जैनी के राजा थे। इसके बाद आगे देखते हैं विदिशा के राजा अग्निमित्र शुंग के दरबारी भी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद महाकवि कालिदास की रचनाएं देखते हैं। कुल 7 रचनाएं थी महाकवि कालिदास की, और जिसमें से जो है देखिए 2 महाकाव्य थे। 2 महाकाव्य कौन कौन से थे? एक रघुवंश और दूसरा कुमार संभवम। 3 नाटक थे, जिसमें से एक था मालविका अग्निमित्रम। ये इनकी जो है पहली रचना मानी जाती है। शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम गाथा पर जो है उन्होंने इस नाटक को तैयार किया था। तो ये कवि कालिदास की जो है पहली रचना मानी जाती है। कौन सी? कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि महाकवि कालिदास की पहली रचना कौन सी है, तो वो कौन सी थी? मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, इसके बाद अब देखें दूसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे प्रसिद्ध रचना अगर कालिदास जी की देखें तो सबसे प्रसिद्ध रचना जो थी वो थी अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसी के बाद से उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहली और ये प्रसिद्ध। इसके अलावा विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, ये 3 इनके नाटक हो गए। इसके बाद 2 खंड थे, ऋतु संहार और मेघदूत। सारी रचनाएं बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कवि भर्तृहरि पर। ठीक है, कवि भर्तृहरि जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। वो उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और 12 वर्ष करीब उज्जैन के राजा, पहले ये उज्जैन के राजा थे, भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। 12 वर्ष शासन करने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और अपना शासन जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मीन्स उनके छोटे भाई को देकर चले गए थे। उन्होंने जो है गुरु गोरखनाथ से जो है दीक्षा ली थी, और उन्होंने यूपी में एक जगह है चुनार, यूपी में चुनार में उन्होंने साधना की, और राजस्थान के सरिस्का में जो है उन्होंने समाधि ली। ठीक है, भर्तृहरि जी की जो है रचनाएं देखेंगे। कौन कौन सी रचनाएं थी? इनकी रचनाएं हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों जो है भर्तृहरि जी की रचनाएं थी। भट्टी काव्य रचना भी जो है भर्तृहरि जी की मानी जाती है, लेकिन ये काफी विवादास्पद थी, काफी विवाद था इस रचना को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भवभूति। भवभूति जी जो है इनको कहा जाता था भारत का मिल्टन। ठीक है, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता था? भवभूति को। इनका एक और नाम था, इनको अम्बेक भी कहा जाता था, अम्बेक। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे? ये पदमपुर के निवासी थे, और ये प्रतिष्ठित विद्वान थे। किसके दरबार में? यशोवर्मन के दरबार में एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं मालती माधव, महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरितम। जो इनकी उत्तर रामचरितम जो है ये संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उत्तर
रामचरितम को संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट, बाणभट्ट कहाँ जन्मे थे? बिहार के प्रीतिकूट में, और हर्षवर्धन ने इनसे प्रभावित होकर इन्हें अपना राजकवि बनाया था। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं हर्षचरितम, मुकुटतादितक और कादम्बरी। कादम्बरी इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व का प्रथम उपन्यास है ये। ठीक है, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है? कादम्बरी को। और कादम्बरी किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। सभी बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हमने प्राचीन साहित्यकार कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन साहित्यकार की तरफ। ठीक है, तो मध्यकालीन साहित्यकार में हम देखते हैं सबसे पहले आचार्य केशव जी को। इनका जन्म जो है ओरछा की ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनको रीति काल के प्रथम कवि कहा जाता है और कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रीति काल के प्रथम कवि और कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया और कवि प्रिया, रतन बावनी, राम अलंकृत मंजरी। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भूषण। भूषण जो है ये इनको उपाधि दी गई थी। असल में इनका नाम कहीं भी दिया नहीं हुआ, इनको उपाधि दी गई थी भूषण, और ये भूषण के नाम से ही जाने जाते रहे। ठीक है, तो भूषण जो है, भूषण जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? त्रिविक्रमपुर में हुआ था। मैंने आपको बताया इनको उपाधि दी गई थी भूषण, इसी के नाम से जाने जाते रहे वो। छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे ये। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं। शिवराज भूषण, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। एक देखिए, एक चीज इसमें समझिए, जहां जहां भूषण आ रहा है और यहाँ पर भूषण की जगह बस दूषण उल्लास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? भूषण जी की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कवि पद्माकर। कवि पद्माकर जो है कहाँ के निवासी थे? सागर के निवासी थे। और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था प्यारे लाल। याद रखिएगा, पद्माकर जी का मूल नाम क्या था? प्यारे लाल था। इनके पिता का नाम क्या था? मोहन लाल भट्ट। और इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। इनकी पहली रचना मानी जाती है ये, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली ये पद्माकर जी की पहली रचना है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना की अगर बात करें तो सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी थी जग विनोद। महाराजा जगत सिंह की बारे में इन्होंने उसमें बताया है, तो इसीलिए इस रचना का नाम क्या था? जग विनोद। और दूसरी रचनाएं देखते हैं इनकी, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी तथा राग रसायन। ठीक है, हमने मध्यकालीन साहित्यकार भी कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक साहित्यकार की तरफ। इनमें सबसे पहले लेते हैं पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी को। इनका जन्म जो है 1889 में बावई में हुआ था, होशंगाबाद में। ठीक है, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को याद रखिएगा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी को। इन्होंने जो है, इन पर जो है स्वाधीनता संघर्ष का काफी प्रभाव पड़ा था। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जो है प्रभा के संपादक थे। 1919 में जो है करमवीर के संपादक बने। कौन? पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी जो है 1919 में करमवीर के संपादक बने और राजद्रोह के आरोप में जेल भी गए थे। और इन्होंने जो है प्रताप का भी संपादन किया था। पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी के काव्य देखते हैं। इनके काव्य हैं हिम किरीटनी, हिमत रंगनी, धिजुरी काजल, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड रहा क्योंकि ये उन्होंने जेल में लिखी थी। जेल में, बिलासपुर जेल में जब वो थे तब उन्होंने जो है पुष्प की अभिलाषा रचना लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म जो है 1904 में यूपी के प्रयाग में हुआ था। इनका विवाह जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ, जो कि खंडवा के निवासी थे।
इसके बाद जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी राष्ट्रीय संघर्ष में हिस्सा लिया, वो भी जेल गईं और उन्हें जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का काफ़ी सहयोग मिला, इसलिए उनकी रचनाएं भी काफ़ी फेमस हो गई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, और जिसमें से झांसी की रानी कविता तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। अगला देखते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म जो है शाजापुर जिले के भयाना में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्मिला जो कि महाकाव्य था, उसके अलावा कुमकुम, रश्मि रेखा। अगला देखते हैं हरिशंकर परसाई। इनका जन्म जो है होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने वसुधा नामक जो है मासिक पत्रिका निकाली और इनका उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। हरिशंकर परसाई जी को काफी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का शरद जोशी पुरस्कार, शिखर सम्मान और भी कई पुरस्कार जो है हरिशंकर परसाई जी को दिए गए थे। अगला देखते हैं बाल कवि बैरागी। इनका जन्म जो है मंदसौर के मनासा में हुआ और इनका निधन 2018 में हुआ, और ये हिंदी कवि के साथ साथ गीतकार भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं न दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तानी, सारा देश हमारा, दीवट पर दीप, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दो टूक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।